नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि तनातनी के बीच एलएसी पर भारत ने तैनात किए टैंक व सैन्य वाहन। -40 डिग्री सेल्सियस तक के हालत में दुश्मन को दे सकता है जवाब। तो दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि भारत ने तोप को चीन की तरफ मोड़ दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल में चीन ने कब्जाई जमीन, विरोध में सड़कों पर उतरे नेपाल के युवा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की धरती पर चीन और खुद नेपाल की सरकार के खिलाफ विरोध छिड़ गया है और यहाँ पर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने की घुसपैठ की साजिश, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसको नाकाम कर दिया और एनकाउंटर में कई दहशतगर्द हो गए हैं ढेर। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तनातनी के बीच एलएसी पर भारत ने तैनात किए टैंक व सैन्य वाहन। -40 डिग्री सेल्सियस तक के हालात में दुश्मन को दे सकते हैं जवाब। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को देखते हुए भारत कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। भारतीय सेना की तरफ से एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचोक क्षेत्र में BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ T-90 एंड T-72 टैंकों की तैनाती की गई है। ये युद्धक साजो सामान -40 डिग्री सेल्सियस में भी दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। एलएसी के पास क्षेत्र में भारत और चीन के लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। इसके अतिरिक्त टैंक, तोपखाने और हवाई हमले के लिए फाइटर प्लेन और जरूरी साजो सामान उपलब्ध है। मौजूदा विवाद के तुरंत हल नहीं होने को देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से सर्दियों में तैनाती को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। 14 कॉर्प्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने एलएसी पर भारतीय सेना की तरफ से तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भारतीय सेना का और दुनिया में भी एकमात्र ऐसा फॉर्मेशन है जिसने ऐसे कठिन इलाकों में मैकेनाइज्ड फोर्स को तैनात किया है। इस इलाके में मौजूदा परिस्थितियों में टैंकों की मेंटेनेंस, पैदल सेना की युद्धक वाहनों और भारी बंदूकों की तैनाती बनाए एक चुनौती है। मेजर जनरल कपूर ने कहा कि क्रू और उपकरण की तत्परता सुनिश्चित करने आदमी और मशीन दोनों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल में चीन ने कब्जाई जमीन, विरोध में सड़कों पर उतरे युवा। जी हां दोस्तों, नेपाल में चीन की ओर से कब्जाई गई जमीन का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। बिना किसी देश का नाम लिए नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने संयुक्त राष्ट्र में जमीन कब्जे का मुद्दा उठाया है। बता दें, नेपाल के हुमला नामखा गाँव पालिका वार्ड नंबर 6 के लिमी गाँव में चीन ने भूमि कब्जा कर पक्के घरों का निर्माण कर लिया है। नेपाली अधिकारी को भी उस स्थान पर चीनी सेना नहीं आने दे रही है, जिसके विरोध में नेपाल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चीनी कब्जे के खिलाफ कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन नेपाली पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। विरोध करने वालों पर पानी का बौछार के साथ बल प्रयोग किया जा रहा है। बिहार नेपाल सीमा के रक्सौल से सटे वीरगंज में शनिवार की देर शाम घंटाघर चौक पर नेपाली कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेपाली विद्यार्थी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गो बैक चाइना, चीनी अतिक्रमण बंद करो, अतिक्रमित भूमि जल्द वापस करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी बड़े बड़े बैनर और पोस्टर हाथों में लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन में युवा वर्ग ज्यादा दिखा। यह विरोध प्रदर्शन नेवी संघ और नेपाल उपाध्यक्ष विकेश पटेल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक नेपाली भूभाग को चीन के द्वारा मुक्त नहीं किया जाता, युवा वर्ग शांत नहीं रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चीन ने हमारी दोस्ती का गलत लाभ लेकर उल्टा हमें आंख दिखाई है। प्रदर्शन का हक भी नेपाली पुलिस हमसे छीन रही है, हमारे साथ दमनकारी नीति अपना रही है। उसके बाद भी अपने अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर, घुसपैठ की बड़ी कोशिश सुरक्षा बलों ने की नाकाम, एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अवतीपुरा के संबुरा गांव में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में और भी आतंकी छुपे हो सकते हैं। इसी के चलते पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर स्थित पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके के संबुरा में आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया एवं वहां तलाशी अभियान चलाया। अभी भी इलाके में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है और जवाबी हमले के लिए तैयार है। घाटी के इस इलाके में आतंकियों की सूचना मिलते ही तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की 50 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF द्वारा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। फायरिंग के दौरान एक जवान के घायल होने की भी
खबर है जिसे श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पिछले 9 महीनों में दक्षिण कश्मीर में लगभग 22 अंडरग्राउंड ठिकानों का सुरक्षा कर्मियों ने भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने जिन 22 अंडरग्राउंड आतंकियों के ठिकानों का पर्दाफाश किया है उनमें से कुछ लोहे के बने हैं जिनमें बाजाब्ता दरवाजे लगाए गए हैं। इन बंकरों में गैस, खाने पीने, कंबल आदि सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें और बहुत सारा सामान पाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर निर्माण को लेकर आई बड़ी खबर, 2022 तक पूरा होगा मंदिर। जी हां दोस्तों, 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और लोगों भव्य राम मंदिर का इंतजार है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान आया है। उनके अनुसार 2022 में राम जन्मभूमि मंदिर के एक तल का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दूसरे तल का निर्माण शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कि 15 अक्टूबर के आसपास मंदिर की बुनियाद के लिए 1200 पिलर्स के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। यह कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद बुनियाद के ऊपर का कार्य शुरू होगा। बता दें कि मंदिर के आधार में लगभग 1200 पिलर के निर्माण कराया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदिर के आधार लिए बनाए जाने वाले 1200 पिलर के किनारे सिक्योरिटी वॉल होगी। बता दें कि मौजूदा समय में जिस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होना है वहां पर टेस्ट पिलर का कार्य चल रहा है। जानकारी के मुताबिक वहां 4 पिलरों का 3 सेट 180 डिग्री निर्धारित दूरी पर बनाया जाना है। पहले सेट के पहले पिलर का निर्माण कुबेर टीले पर स्थित शिशवतार के 100 मीटर की परिधि से बाहर किया गया है। वहीं दूसरे सेट का पहला पिलर जन्म स्थान सीता रसोई के सामने किया गया। तीसरे पिलर का निर्माण दूसरे सेट के बगल में किया गया है। वहीं राम मंदिर परिसर से जर्जर मंदिरों को पहले ही हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जन्म स्थल व सीता रसोई सहित कई भवनों को भी ध्वस्त किया जा चुका है, जिसके मलबे से मुख्य मंदिर के आसपास के गड्ढे को पाटा जा रहा है। वहीं अन्य जर्जर स्थलों को भी ढहाने की तैयारी चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के साथ तनाव के बीच भारत को मिले 5 और राफेल फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सबसे उम्दा फाइटर जेट राफेल भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बन गया है। अब खबर आ रही है कि फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमानों के अगले बैच को सौंप दिया है। खबरों के अनुसार भारत में मिलने वाला राफेल विमान का ये बैच अभी फ्रांस की धरती पर ही मौजूद है और अगले महीने यानी अक्टूबर में इन विमानों की भारत पहुंचने की उम्मीद है। बता दें, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राफेल फाइटर जेट के दूसरे बैच को भारत को सौंप दिया गया है। ये विमान अभी फ्रांस में है। अब भारतीय वायुसेना पर यह निर्भर है कि वे कब इन विमानों को भारत लाते हैं। अगले महीने यानी अक्टूबर में इन विमानों की भारत पहुंचने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अक्टूबर में ये राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। इन विमानों को पश्चिम बंगाल में स्थित कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। गौरतलब है कि राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। भारत के लिए राफेल मील का पत्थर माना जा रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना होने से चीन और पाकिस्तान की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी, क्योंकि इन दोनों देशों के लिए राफेल से पार पाना बहुत कठिन है। बता दें कि 5 राफेल जेट विमानों का पहला बैच इसी साल 29 जुलाई को भारत पहुंच गया था। 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए समझौता हुआ था। राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। भारत और फ्रांस के साथ हुए करार के मुताबिक 2022 तक भारत को 36 राफेल जेट भारत को मिल जाएंगे। पहले 18 राफेल जेट अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशिमारा में तैनात किए जाने का प्लान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर भारत ने उठाया ऐसा कदम, थर-थर कांप उठा चीन, पाकिस्तान से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, सीमा पर भारत और चीन के बीच टकराव बना हुआ है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते आज भी बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। दोनों तरफ की सेनाएं लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। आज जिस तरह के हालात बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए युद्ध की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चीन ने सीमा पर घातक हथियार से लैस सेना के जवानों को तैनात किया है। उसके साथ ही तोप, लड़ाकू विमान और मिसाइल की भी तैनाती की है। उसे डर है कि भारत कहीं उस पर हमला ना बोल दे। भारत चीन को उसी की भाषा में दे रहा जवाब। उधर भारत ने चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सेना को घातक हथियारों से लैस करना हो या फिर बॉर्डर पर बोफोर्स तोप, लड़ाकू विमान और मिसाइल की तैनाती हो, भारत की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
ठंड के मौसम में अगर लड़ाई की नौबत आई तो उसके लिए भी हमारी सेना तैयार है। गर्म कपड़े से लेकर हीटर, दवाएं और पर्याप्त राशन पहले ही उन तक पहुंचा दिए गए हैं। भारत की ऐसी तैयारी देखकर चीन भी घबरा हुआ है। इस बीच आशंका प्रकट की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकते हैं, लेकिन LAC से लेकर LOC तक ऐसी कोई भी साजिश चीन और पाकिस्तान दोनों को बहुत भारी पड़ेगी। भारतीय वायुसेना ने ऐलान किया है कि वो चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि हमें अपनी सेना की ताकत पर पूरा भरोसा है, वह चीन की हर नापाक हरकत का जवाब देना अच्छे से जानती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की PLA को माकूल जवाब देने में सक्षम भारतीय सशस्त्र सेना, राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं चीन की PLA से बराबरी के लिए क्षमताएं विकसित कर चुकी हैं, साथ ही हमारी सेना चीन के किसी भी उकसावे पर माकूल जवाब दे सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा, साल 2020 में आज भारत सशस्त्र सेनाएं चीनी सेना से बराबरी का मुकाबला करती है, साथ ही देश के ऊपर बुरी नजर डालने वालों को उचित जवाब देने की मजबूत क्षमता विकसित कर चुकी है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प विषय पर आयोजित सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने यह बात कही। पार्टी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राजस्थान भाजपा की ओर से यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारतीय सेना ने लद्दाख के पैंगोंग लेक इलाके में कई अहम ठिकानों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। साथ ही PLA कमांडर्स को यह संदेश दिया गया है कि चीनी उकसावे पर जवान फायरिंग करने से पीछे नहीं हटेंगे। सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कायाकलाप के लिए जनसंघ के संस्थापक के 6 बिंदु विजन को ध्यान में रखते हुए सेना की ताकत में बढ़ोतरी की गई। रक्षा मंत्री ने कहा, दीनदयाल ने यह सुझाव दिया था कि देश आत्मरक्षा में सक्षम होना चाहिए। यह कुछ भी लोग जानते हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था से हटकर रणनीति से जुड़े कई कारगर सुझाव दिए थे। उपाध्याय का यह मानना था कि रणनीतिक नीतियों के बिना देश की आर्थिक नीति विकलांग हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के खिलाफ चीन ने शुरू की युद्ध करने की कोशिश, अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा बर्बाद हो जाएगा पूरा। जी हां दोस्तों, चीन ने इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत और अमेरिका के खिलाफ बहुत ही बड़े बड़े बोल रहा है, जबकि हकीकत ये है कि चीन इन दोनों देशों से युद्ध करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि चीन यदि ऐसा करता है तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकी की इस चेतावनी के बाद चीन और अधिक बौखला गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह अब क्या करे या ना क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो भारत और अमेरिका चीन की छाती पर तांडव कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन के अपने ही लोग चीन के खिलाफ विद्रोह करने में लगे हुए हैं। चीन जिस तरह से भारतीय सीमा पर अपना आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उसको लेकर अमेरिका भी कई बार चीन को कड़ी चेतावनी दे चुका है और यहां तक कह दिया है कि यदि चीन भारत के खिलाफ युद्ध करने की कोशिश करता है तो यह युद्ध उसके लिए भयंकर होगा और वह अपनी ही मनमानी के कारण पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ भारत चीन की सेना ही नहीं अपितु अमेरिका सेना भी भारत की ओर से चीन के खिलाफ युद्ध करेंगी। अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर चीन को एक से बढ़कर एक तगड़ा झटका दे रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से चाइना के पर डिजिटल स्ट्राइक किया है और लगातार चीन को एक से बढ़कर एक तगड़ा झटका दे रहा है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका भी चीन के ऊपर एक से बढ़कर एक कार्रवाई करते हुए झटका पर झटका दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के स्वरूप में बदलाव की जरूरत, PM मोदी। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर इस संगठन के स्वरूप और प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए। PM मोदी ने कहा कि भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं साझा करने आया हूं। 1945 की दुनिया आज के समय से अलग थी। उस समय की चुनौतियां और आवश्यकताएं अलग थी। सदी बदल जाए और हम न बदले तो बदलाव की ताकत कम हो जाती है। आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है। PM मोदी की अहम बातें। पहला, अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं। अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध भी हुए, कितने ही आतंकी हमलों से खून की नदियां बहती रहीं। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। वो लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था, वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गंवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा। उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास का क्या पर्याप्त थे। दूसरा, पिछले 8 से 9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है।
तीसरा, भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म्स को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसके पूरा होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। चौथा, एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं, जिस देश ने वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। पांचवा, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होती। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी पीछे नहीं रहते। छठा, पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। सातवां, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्याण से जन कल्याण का है। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेंगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन, आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के सरकारी मीडिया को सीमा पर भारतीय सैनिकों की ओर से गोली चलने का डर। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है कि भारत की तरफ से चली गोली के असहनीय परिणाम होंगे। अखबार ने पर्यवेक्षकों के हवाले से लिखा है कि भारत का सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाना और चीनी सेना के साथ किसी झड़प में गोली चलाने की इजाजत देना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा और भारत के लिए भी इसके परिणाम खतरनाक होंगे। अखबार लिखता है कि ये बात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत ने चीन के साथ तनाव कम करने को लेकर सहमति जताई थी। दोनों देशों की मिलिट्री कमांडर स्तर की मीटिंग में यह तय हुआ था कि वे फ्रंट लाइन पर सैनिकों की संख्या और नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन भारत अपने वादे को लेकर ईमानदारी नहीं बरत रहा, जिससे तनाव बढ़ रहा है। अखबार ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि तनाव को देखते हुए चीन को भारत की चाल को लेकर सीमा पर अलर्ट हो जाना चाहिए और किसी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में सीमा पर ये सामान्य बातें होने वाली है। अखबार में लिखी गई ये प्रतिक्रिया भारत को द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के बाद आई है। इस रिपोर्ट में छपा था कि भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर पीएलए के सैनिक आगे बढ़ेंगे तो भारतीय सैनिक उन पर गोली चला सकते हैं। एक शीर्ष भारतीय अधिकारी ने अखबार से यह बात कही थी। अधिकारी ने कहा था, अब हमने चीन से यह कह दिया कि अगर आप हमारे नजदीक आएंगे तो हम गोली चलाएंगे। सैनिकों को भी आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार दे दिया गया है। हाल ही के दिनों में पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच कई बार हवाई फायरिंग हुई है। भारत और चीन के बीच हुई छठे दौर की वार्ता में दोनों देश सीमा पर और अधिक सैनिक न भेजने पर सहमत हुए हैं। भारतीय अधिकारी का कहना है कि भारत सीमा पर अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, हमारा रुख स्पष्ट है, चीन पहले आया था, उसे ही पहले पीछे हटना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियां देख चीन को सता रहा इस बात का डर। जी हां दोस्तों, चीन के साथ भारत का तनाव खत्म नहीं हो रहा। इस बीच आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकते हैं, लेकिन एलएसी से लेकर एलओसी तक ऐसी कोई भी साजिश चीन और पाकिस्तान दोनों को बहुत भारी पड़ेगी। भारतीय वायुसेना ने ऐलान किया है कि वो चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल तक भारत की जमीन पर अतिक्रमण करने का सपना देख रहे चीन को अब भारत के हमले का डर सता रहा है। एलएसी पर भारतीय सैनिकों की तैयारियां देखकर चीन के एक्सपर्ट अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि इन सर्दियों में कुछ ही घंटों के अंदर भारत के सैनिक चीन के अंदर घुस सकते हैं। चीन के रक्षा विशेषज्ञों की ये चेतावनी दिखाती है कि एलएसी पर हिंद की सेना ने अपनी तैयारियां कितनी मजबूत कर ली हैं। लद्दाख में भारतीय वायुसेना के सबसे नए और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान रफाल की उड़ान से चीन परेशान है। इसी के साथ चीन और पीओके के पास मौजूद फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखाई 30 MKI गरज रहा है। वहीं सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन सुनिश्चित कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बेस पर तैनात जवानों तक राशन और असलहे की कोई कमी नहीं रहे। एलएसी पर चीन के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद तनाव कम नहीं हो रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना दोनों मोर्चों एक साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
उत्तरी अरब सागर में दिखी चीन के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े गठबंधन की झलक। जी हां दोस्तों, उत्तरी अरब सागर में एक बार फिर भारत और जापान के बीच मजबूत दोस्ती की झलक दिखी। शनिवार को यहां भारत और जापान की नेवी के बीच साझा अभ्यास शुरू हुआ। भारत और जापान का ये संयुक्त अभ्यास चीन के लिए एक सशक्त संदेश भी है। चीन के खिलाफ दुनिया में एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। दोनों देशों की नेवी के बीच ये अभ्यास कल यानी सोमवार तक जारी रहेगा। संयुक्त अभ्यास को जीमैक्स नाम दिया गया है। इस साझा अभ्यास से भारतीय नौसेना की अभियान क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। इस हाई क्लास नेवल एक्सरसाइज में तकनीक से लेकर रणनीतिक बारीकियों को भी साझा किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच 9 सितंबर को एक समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद ये हमला साझा अभ्यास है। इस दौरान वेपन फायरिंग, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर अभियान और कॉम्प्लेक्स सरफेस एंटी सबमरीन और हवाई सुरक्षा ड्रिल्स, ये सभी दोनों देशों की नौसेनाओं के मजबूत समन्वय को आगे बढ़ाएंगी। भारतीय नौसेना स्वदेश में विकसित स्टील्थ डेस्ट्रॉयर चेन्नई, तेग क्लास स्टील्थ फ्रिगेट तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक के साथ हिस्सेदारी कर रही है, जबकि जापानी नौसेना की समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स कागा युद्धपोत, इजोमू क्लास हेलीकॉप्टर डेस्ट्रॉयर और गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर इकाजुकी के साथ शिरकत कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।